इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि भारत की सिविलाइजेशन दुनिया की 4-5 बड़ी सिविलाइजेशंस में है। हम ग्रीक सिविलाइजेशन को उठा लें, हमारी अपनी इंडिक सिविलाइजेशन को उठा लें, जो पुरानी बेबीलोन की सिविलाइजेशन उसको उठा लें, और फिर बेबीलोन और ग्रीक से उठी सिविलाइजेशन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। भारत आज भी दुनिया का स्टेक होल्डर है। दुनिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन भारत में रहती है। भारत के अगर हम इतिहास को देखें, इसके साथ साथ जो उसके सिविलाइजेशन के एस्पेक्ट्स देखें, तो हम उम्मीद करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की जो सोशल इनसिक्योरिटीज़ हैं वो कम होंगी, मगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है। हमारी देवियां हैं, मगर प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भारत की बच्चियों को, लड़कियों को भारत की सड़कों पे चलते हुए वो सिक्योरिटी नहीं है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में है, जो ग्रीक सिविलाइजेशन में है, और मुझे कहने दीजिए जो इवन चाइना की सिविलाइजेशन में है। मैं बहुत साल पहले चाइना गया था, अब तो चाइना के बारे में और भी नई नई बातें सामने आई, बहुत सारे हमें चाइना पर एतराज़ात होते हैं, मगर वो इनसिक्योरिटी नहीं है चाइना में जहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात आती है। फिर ये जो सेवा का पूरा सेटअप है, खिदमत गुजारी का, हम देखते हैं कि इन सिविलाइजेशंस ने, चाइना की बात हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात हो, इन्होंने ना सिर्फ स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, बल्कि जो इनके अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत स्ट्रांग हैं। भारत में भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। मैं आरएसएस की मिसाल देता हूँ, उन पर कई आप डिसएग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन इसके बावजूद हम जेंडर इक्वालिटी की बात हो, सोशल इनसिक्योरिटी को कम करने की बात हो, उस पे हम पीछे हैं। यही है आज का ब्रेन बर्स्ट का मुद्दा, मेरे साथ और डॉक्टर रणवीर शारदा जी के साथ। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़ी हुई हैं भारत से, आप सबकी जानी पहचानी शबनम खान साहिबा। उनका परिचय तो डॉक्टर साहब कराएंगे, पहले हम वेलकम करते हैं शबनम को स्क्रीन पर। शबनम जी, वेलकम आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। डॉक्टर साहब, मैंने कहा परिचय और इनकी बातचीत आप ही मॉडरेट कीजिए। पहले जैसे आपने शुरू किया, मेरा थोड़ा सा मैं उस पर कमेंट देना चाहता हूँ। जी जरूर जरूर। कि देखिए, 5000 साल पहले राम राज्य था, और राम राज्य में ये माना जाता था कि वहाँ पर कोई भी फेस्टिवल और कोई भी जो वहाँ पर एक रिलीजियस पूजा होनी है, उसमें अगर वाइफ या लड़की ना बैठी हो तो पूरी नहीं होती। एक किस्सा है कि राम ने जब हवन करना था, और उस वक़्त सीता जी जो थी वो वहाँ नहीं थी, तो सीता जी की सोने की मूर्ति बनाकर वहाँ पर रखी गई ताकि उनका रूप वहाँ पर हो। उसके बाद हम आ जाएं महाभारत के ज़माने में जी, जो कि अनदर 4000-3000 ईयर्स में, उसमें अगर आ जाएं तो उसमें भी एक लड़की की इज़्ज़त की खातर जी वहाँ पर ये सब कुछ हुआ। उस वक़्त के ज़माने में कहते हैं कि जो 50% लोग थे वो उस लड़ाई में, वार में मारे गए थे, 50% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर उसके बाद हम देखें जी, मौर्य राज आए, गुप्ता राज आए, और उसके बाद और राज आए, वहाँ पर तकरीबन जी लेडीज़ को पूरा मान दिया जाता था। लेकिन फिर भी इन सब के होते हुए भी जो प्रथा थी वो मैन जो है वो फिर भी हेड होता था हर चीज़ का। और इन चीज़ों को लेके अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई, हिंदुस्तान ने एक लीड दी, लेकिन वो लीड ख़त्म कर दी जी। अफसोस है मुझे, हो सकता है कि 1200 साल पहले जब गुलामी शुरू हुई उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ा हो जी, और लोग लालची हो गए, राजे महाराजों के साथ मिलकर उनसे ज़मीनें लेने के लिए, उनसे प्रॉपर्टियाँ लेने के लिए उन्होंने उनकी चमचागिरी शुरू कर दी। और उस चमचागिरी में उन्होंने एक जो सेक्शन था सोसाइटी का बहुत बड़ा, जिसको हम लेडी सेक्शन कहते हैं, उसको उन्होंने तकरीबन ख़त्म कर दिया। आइए ये बातें इनसे भी पूछते हैं, क्योंकि पिछले
मेरा ख्याल है कि कोई, अब मेरे हिसाब से कोई 20-30 साल से ये लगातार लगी हुई हैं स्त्री जिसकी आपने ऑब्जेक्शन किया, उनको अवेयरनेस रेज करने की। और मैं समझता हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम गर्ल बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब आप मुस्लिम सोसाइटी की लड़कियों को जी उठाना चाहो, क्योंकि वो एक फंडामेंटल चीज़ है। आप जहाँ मर्जी देख लो, 67 कंट्रीज़ हैं, लेकिन 54 तो बहुत ही पक्के मुसलमान कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो लेडी का एक होता है सेकंड रूप, वो सेकंड रूप भी उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है, उनको बिल्कुल डिसमिसल लेवल पर ले गए हुए हैं। तो ये बड़े दुख की बात है। और इन्होंने बड़े इनाम जीते हैं शबनम जी ने। जब काम करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे जी। इनको बहुत अप्रिशिएट किया गया, इन्होंने बहुत बड़े बड़े, अब मैं नाम लेने लगूँ तो लिस्ट जो है वो 10 मिनट उसी में लग जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स एंड स्पेशली इनको जो अवार्ड मिले, जैसे झांसी की रानी अवार्ड, छत्रपति जी शिवाजी अवार्ड, बीइंग ए मुस्लिम लेडी, ये एक रिकग्निशन है जी बाय दी अनदर मेजॉरिटी कम्युनिटी कि हाँ भाई आप जो काम कर रही हैं उसको हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो आपको शबनम जी जितने भी आज तक ये शोहरतें मिली हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, इससे पहले कि आप उसमें भी जो हमने दोनों ने बात किया उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में हाँ जी पिछले 20 साल 30 साल से आप जो काम कर रही हैं, आपको कितनी डिफ़िकल्टी आ रही है एज ए लेडी? देखिए, महिला चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, और मुस्लिम हो तो फिर तो समझ लीजिए डिफिकल्टी आपकी 50 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले तो बाहर निकलने नहीं दिया जाता। फिर अगर बाहर निकल के काम करते हैं तो जो आपका कम्युनिटी होती है वो आपको एक अलग ही नजरिए से देखना शुरू करती है। हालांकि आप उनके बेनिफिट के लिए ही काम करते हैं, आप उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं, आप उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए, देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करते हैं, आप उन्हीं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए जोड़ते हैं। पर क्योंकि आप लड़की हैं तो आपको बहुत सारी चीजों से दो चार होना पड़ता है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं थोड़ा सा ऐसे परिवार में पैदा हुई जो मेरे फादर आर्मी ऑफिसर रहे, तो मेरे को थोड़ा कम दिक्कतें आई। रिश्तेदार तो सबके इसी तरीके से देखते हैं कि बाहर जाती हैं, देखिए वो रात के 2 बजे किसी, अगर आप विक्टिम के लिए जाते हैं तो रात के 2 बजे निकली थी, तो उस तरीके की दिक्कतें तो आती हैं। लेकिन जब आप किसी के आंसू पोंछ देते हैं डॉक्टर साहब, तब आपको एक जो मन में शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और वो जो खुशी मिलती है आपको उनके पीड़िता के या पीड़ित के, किसी भी पीड़ित के, किसी भी विक्टिम के जो आंसू पोंछने की खुशी होती है, वो मुझे लगता है वो फिर सारे दुख भुला देती है। वो ये सब चीजें फिर किसने क्या कहा था, कितने दुख झेले थे, कितनी मशक्कत करनी पड़ी, ये सब फिर याद नहीं रहता है। फिर आप एक दिशा चुन लेते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, कुछ दुखी पीड़ित लोगों के लिए हम भी रीढ़ की हड्डी की तरह से खड़े हो सकते हैं। ये बस मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो, हमें तो चलिए सौभाग्य है कि हम लोग कर पा रहे हैं कुछ काम, पर जो भी व्यक्ति, जो महिला घर से निकलकर काम करना चाहती हैं, एक तो उनको डरना नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। भारत में क्या है कि सबसे पहले लड़की के ऊपर लांछन लगाना, ये भारत में सबसे प्रथम कर्तव्य है पुरुषों का। जब जैसे ही देखते हैं कि लड़की बाहर निकली है, नजर आई है, या तो उसे ललचाई नजरों से देखेंगे कि ये कैसे रसगुल्ला है, इसे कैसे गड़पा जा सकता है। फिर दूसरा है कि अगर वो बेचारी रात के 11 बज गए तो फिर उसके ऊपर लांछन भी बहुत सारे आएंगे कि देखिए ये तो घूम कर ही आ रही थी, ये तो पुरुष के साथ ही घूम कर आ रही थी, या ये तो कुछ गलत ही कर आ रही थी। तो महिलाओं के साथ ये सारी चीजें होती रहती हैं। पर मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ताहिर सर, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच कि आपने आज मुझे इस लायक समझा, मुझे बुलाया। मैं यहाँ पर बिल्कुल खुले दिल से आपके माध्यम से, क्योंकि दूर तक आपकी आवाज जाएगी, लड़कियों को कभी डरना घबराना नहीं चाहिए किसी से।
और भारत की लड़कियां तो मशहूर हैं अपने बड़े बड़े जो उन्होंने काम कर रखे हैं उसके लिए। आप आज स्पोर्ट्स में भी देखेंगे तो लड़कियां जितना नाम बनाती हैं, लड़के शायद कहीं हमसे थोड़े पीछे रह जाते हैं। फिर भी आप एक चीज देखिए कि अगर लड़के पीछे भी हैं तो हम कभी शिकायत नहीं करते हैं। हमें कभी पुरुषों से आगे जाने का भी शौक नहीं रहता है कि हमें आगे जाने दीजिए। लेकिन हाँ, हम आप लोगों से एक चीज जरूर चाहते हैं कि आप जो आपके आसपास महिलाएं होती हैं उनको कम से कम इज्जत भरी नजरों से तो देखें। आप उन्हें वो वैल्यू तो दें जो वो काम कर रही हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। बहन बेटी अगर घर से बाहर निकल कर करती है तो बहुत मशक्कत का काम होता है। और फिर लड़की के ऊपर लायबिलिटीज कितनी रहती हैं ताहिर सर, कि बच्चे को भी संभालना है, सास ससुर को रोटी भी देनी है, तो महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा काम रहता है। पर फिर भी जहां एक तरफ हम ऐसे पुरुषों की बात करते हैं, फिर एक तरफ आप दोनों बैठे हैं, जब हमें गर्व महसूस होता है कि हाँ, हम आपके साथ बैठे हैं तो हम सुरक्षित भी हैं और सम्मानित भी महसूस कर रहे हैं। तो एक तरफ आप दोनों भी हैं और उस तरीके के लोगों को याद ना करके आपके तरीके के लोगों को याद रखना चाहिए और हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने शबनम जी। देखिए, बात यह है कि हर समाज में कई क्लासेस होते हैं। भारत में भी एक ऐसी क्लास है जो अपर मिडिल क्लास से एलीट क्लास, उनके कई शेड्स हैं। तो वहाँ पर तो औरत को फिर भी काफ़ी हद तक इक्वालिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, अगर पूरा ना भी हो। लेकिन जो समाज में जो ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन है, वहाँ पर ये एनवायरनमेंट नहीं है। तो आपका सड़क पे अपनी जद्दोजहद का बहुत काम है। आप निकली हुई हैं मैदान में हकूक़ मनवाने के लिए, लोगों की मदद के लिए। तो कैसे वो एनवायरनमेंट मासेस में क्रिएट की जा सकती है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। मुझे लगता है कि अभी हम शायद उतना अवेयर नहीं कर पाए सब लोगों को जितना शायद हम अवेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी एक क्षमता है जितने लोगों तक हम अपनी आवाज पहुंचा पाए। ये काम सरकार को करना होगा। सरकार को करना होगा जमीन पर लाकर कि एक विमेन सिर्फ देखने या अभद्रता करने के लिए या फिर इस्तेमाल की चीज नहीं है औरत। ये अगर आपको बड़ा मैसेज देना है तो फिर सरकारों को जागरूक होना होगा। आप और हम सारी जागरूकता क्या चाहते हैं कि महिला ही जागरूक हो जाए, महिला ही सारे अधिकार समझ जाए, महिला को ही पता हो कि मुझे कहाँ क्या काम करने निकलना है, या निकल गई हूं तो मेरे कानून क्या कहते हैं, मुझे डरना नहीं है किसी से। इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। और आप यकीन मानिए ताहिर सर, ये सिर्फ गरीब तबका या बड़ा छोटा तबका, वैसे तो मैं तो नहीं मानती हूँ कि कोई गरीब होता है या छोटा होता है, लेकिन हाँ, जिस तरीके से हमारे देश में कहा जाता है कि ये जो छोटा तबका है ये नहीं समझता है उतनी बात, पर यहाँ पढ़ा लिखा भी और जिसको आप हम छोटा तबका कहते हैं, जो झुग्गी बस्ती में रहता है, उसका भी यही हाल है। महिलाओं के प्रति हर एक की नजरिया जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पुरुषवादी सोच में अभी भी लिप्त हैं। तो इसके लिए महिलाओं को थोड़ा ज्यादा कदम उठाने चाहिए, जब उनको सोचना चाहिए कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम तो करेंगे लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें बचाने के लिए ताहिर सर की या डॉक्टर साहब की क्यों जरूरत पड़े। मेरे अंदर अपना इतना बल है कि मैं 10 गुंडों से लड़ सकती हूँ, मैं 100 अगर आदमी भी आ जाए मतलब गुंडों के रूप में, या मेरे साथ कोई अभद्रता करता है तो मैं उनको सबक सिखाने के लिए काफी होनी चाहिए। और ये शारीरिक रूप से नहीं आता है ताहिर भाई, ये जब आप दिमाग अपना स्ट्रांग कर लेते हैं ना, जब आप अपने दिमाग को, जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट, अगर आप मुझे टाइम दें तो प्लीज मैं बताना चाहती हूँ। मैं मुजफ्फरनगर से किसी मीटिंग से वापस आ रही थी तो थोड़ा लेट हो गया। मैंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत अंधेरा है और एक सामने की साइड होटल है, एक इस साइड होटल है, और होटल पे 5-6 आदमी इधर बैठे हैं और 5-6 आदमी इधर। तो मैंने अपना मन, क्योंकि अंधेरा भी था और मैं अकेले कार ड्राइव कर रही थी, मैंने अपना मन तभी एकदम दिमाग को सशक्त कर लिया कि अगर ये 10 भी आ गए ना तो मैं इनको इतना मारूंगी, और गाड़ी तो मेरे पास है ही अपनी चलाकर जाने के लिए। बस ये जो छोटी सी बात मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सुनने में शायद आपको छोटी लग रही होगी सर, लेकिन ये एक लड़की के दिमाग से, क्योंकि मैंने जैसे सोचा, मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई।
ये होता है जब आप दिमागी रूप से सशक्त हो जाते हैं, जब आप सोच लेते हैं कि ये सामने वाला मेरा कुछ बाल भी बांका नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ये मैं हर महिला के अंदर ऊर्जा भरना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे देश की क्यों, हर जगह की एक महिला को इतनी ताकत होनी चाहिए। और ये ताकत शारीरिक नहीं होती, ये शरीर से नहीं, ये दिमाग से आती है ताकत। आप और हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटी हो गई उधर रख दीजिए, बेटा हो गया स्कूल भेजिए, बेटा है तो कॉन्वेंट में जाएगा, बेटी है तो चलिए सरकारी में भी चली जाएगी। इस सोच से आप और हम कब उभरेंगे? आपको, हमें 70 साल हो गए आजाद हुए हुए भारत को। आप और हम आज भी यही चर्चा कर रहे हैं। आप और हम आज कोरोना की वैक्सीन की चर्चा कर रहे हैं, कहाँ क्या तकलीफ है ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब महिला को आप आधी आबादी कहते हैं, तो फिर ये पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको मिलकर ये 50% आबादी जिनकी वोट चबाकर फटाफट खा जाते हैं सब लोग और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं, फिर आपको ये सब छोड़कर, तामझाम अपना, ये सत्ता का लालच और ये सब छोड़कर, फिर आपको महिलाओं के लिए सोचना पड़ेगा। महिला का दर्द अभी तक कोई समझ नहीं पाया है ताहिर तक। महिलाओं का दर्द समझने के लिए ना आपको राजनीति छोड़नी पड़ेगी। आपको उनका असली जो जड़ है, प्रॉब्लम कहाँ है, वो देखनी पड़ेगी। और आप और हम एजुकेशन की बात करते हैं कि गर्ल्स को पढ़ा दीजिए, बहुत जरूरी है, एजुकेशन इज मस्ट। लेकिन ये मैं कहती हूँ आर्थिक रूप से संपन्न लड़कियां जब तक नहीं होंगी, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना महिला का बेहद जरूरी है ताहिर सर। डॉक्टर साहब, जब तक लड़कियां फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होती है ना कोई उनका फायदा जरूर ले लेता है। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, शायद सुनने में किसी को थोड़ा सा खराब लगे, लेकिन ये जमीनी हकीकत है। आप कंधा कब तलाशती हैं? जब आपको भूख लगती है, चाहे वो आपके बच्चे के लिए दूध नहीं है तब, चाहे वो आपके अपने लिए या परिवार के लिए, तब आप दूसरे को तलाशना शुरू कर देती हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, फिर जल्दी से आपको कोई छू नहीं सकता। शबनम जी, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हैं, उस कम्युनिटी में लेडीज़ को ना तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने दिया जाता है और उनको बच्चों में ही उलझा दिया जाता है। 5, 6, 7, 8 बच्चे पैदा करवा देते हैं। वो लेडी के अगले 20-30 साल जो जवानी के हैं, वो बच्चों को ही रेज़ करने में लगे रहते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे धर्म के मुताबिक लेडी जो है उसका काम है सिर्फ बच्चों को लुक आफ्टर करना और घर चलाना। आप जब बाहर निकलती हैं और जब आप अपनी कम्युनिटी के लोगों से बात करती हैं और वो लड़कियों को अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ पर जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज़ किया कि गवर्नमेंट को इसमें क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट में हमने देखा है कि हिंदुस्तान की 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उस सब में मिलाकर सिर्फ एक लेडी है जो कि चीफ मिनिस्टर है। अब लेडीज़ को अगर पिछले इलेक्शन में अगर हम देखें, 3 इलेक्शन जो हुए हैं, 5, उनमें लेडीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5 असेंबलियों में कम हुई है, किसी में नहीं पड़ी। तो जब हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को समझती थी कि मेरे से स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, वो एक 33% जो रेजोल्यूशन था वो नहीं पास करवा सकी। फिर सोनिया गांधी ने अपने एजेंडे में रखा कि मैं ये करूँगी, उन्होंने 10 साल राज किया, वो नहीं कर सके। हाँ जी, फिर बीजेपी ने भी कहा कि हम करेंगे। ये सिर्फ लारे लगा देते हैं। मेरे सवाल आपको 2 हैं, फिर ताहिर साहब आपको पूछेंगे। एक तो ये कि जब लेडीज़ का जो रोल है आपकी कम्युनिटी में, कम्युनिटी तो आपकी सारी इंडिया है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, उसमें बच्चों में औरतों को मतलब उलझा देना और उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो फिर कभी हो ही नहीं सकती। वेरी फ्यू मुस्लिम लेडीज़ आर आई हैव सीन जी कि दुबई जैसी और जो उठी हैं, वरना तो वहाँ पर बहुत कम लेडीज़ उठी हैं। और दूसरा, गवर्नमेंट जो भी आएगी जी वो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि आदम में, जिसमें मैं सिर्फ कह रहा हूँ, उनकी जो है वो वहाँ पर प्रायोरिटी है, ना कि लेडीज़ की। आपने अभी अपने सवाल में ही जवाब का भी एक पॉइंट जोड़ दिया, उलझा देंगे।
ये सब मुल्लाओं की क्रिएशन है, आई एम सॉरी टू से। ये जो धर्म के ठेकेदार मुल्ला, धर्म के आलिम फाजिल मौलाना नहीं, धर्म के ठेकेदार जो मुल्ला बनकर बैठ गए, उन्होंने देखा कि अगर हमने औरत को थोड़ा सा भी समय दिया तो ये जरूर, औरतों में बहुत काबिलियत होती है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। घर भी, परिवार भी चला लेती हैं, ऑफिस भी चली जाती हैं, आप देखते हैं कितना सब कुछ, सास ससुर को भी संभालती हैं, बच्चे को भी स्कूल भेज देती हैं, पति का भी टिफिन पैक करके उनको सुबह नाश्ता देकर भेजती हैं। तो औरत में बेइंतहा खूबियां हैं, वो बहुत कुछ संभाल सकती हैं। ये सब मुल्लाओं की देन है कि औरत को अगर आपने थोड़ा टाइम दिया तो वो बहुत कुछ सोच सकती है और आगे कुछ बिजनेस भी कर सकती है, आगे दिमाग चला सकती है। तो इन्होंने ये जो बच्चों में उलझाना है ना, इन्होंने कहा कि इतने बच्चे पैदा करिए कि 9 मंथ तक तो एक बच्चा पैदा होगा, तो 2-3 महीने तो उसको थोड़ा सा बड़ा करने में भी लगेंगे, क्योंकि कुछ महीने तो जब बच्चा होता है उसका भी सिस्टम चलता रहता है, फिर दूसरा बच्चा हो जाएगा इतने। बल्कि मुस्लिम में तो मैंने देखा है कि अभी एक बच्चा 1.5 साल का है कि फिर एक और बच्चा हो रहा है। तो ये इन चीजों में उलझा के रखते हैं ताकि महिलाएं आगे सोच ना पाए। पर जैसे जैसे समय बदल रहा है, मुस्लिम महिलाएं भी बदल रही हैं। और मैंने देखा है अब जब से अभी जो गवर्नमेंट हमारी अभी गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट, ये जैसे ट्रिपल तलाक का इशू था, ये कहीं इस्लाम धर्म में नाम भी नहीं था, लेकिन मुल्लाओं ने हमें फंसा रखा था। बच्चे पैदा कराना, हलाला, ट्रिपल तलाक, हमें किन चीजों में उलझा रखा था? औरतों को तो इन्हीं चीजों में उलझा रखा है। देखिए, पति आपको अभी छोड़ देगा अगर आपने पति को समय पे खाना नहीं दे दिया, अगर आपने चाय ठंडी दे दी तो पति आपको छोड़ देगा। देखिए, अगर आपने पति की बात नहीं मानी तो कुरान शरीफ में तो लिखा है कि पति की बात नहीं मानने वाली औरत तो बिल्कुल गंदी होती है, खराब होती है और इसका बहुत ज्यादा ऊपर जाके उसको सजा मिलने वाली है। तो क्या पुरुष को, मैं कह रही हूँ कि एक धर्म जब ये सिखाएगा कि महिला को ये चीज सजा देगी, तो पुरुष के लिए भी तो कुछ ना कुछ लिखा होगा कि सजा मिलेगी आपको भी किसी बात की। तो ये मुल्लाओं ने बच्चे पैदा कराना, हलाला, ट्रिपल तलाक, इन सब में फंसा के रखा। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में अब जो आप पूछ रहे थे सवाल कि आप जाती हैं तो किस तरह से, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। एक तरफ आप 1000 हिंदू बहनों को खड़ा कर दीजिए, आप 2 मिनट में उनको समझा सकते हैं कोई अपनी बात, लेकिन मुस्लिम बहनों को एक भी बहन हो अगर, तो आप यकीन मानिए कि आपका पूरा 50 दिन का एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तब कहीं जाके उसको समझ नहीं आएगा पूरा। लेकिन हाँ, वो ये कहेंगी कि जी हाँ, आप सही कह रही हैं। तो मुस्लिम बहनों के साथ मशक्कत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अब थोड़ा थोड़ा मैं पॉलिटिक्स की भी आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो ताहिर सर, पॉलिटिक्स में महिलाएं क्यों नहीं दिला पाई? अभी 33% की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। 33% इसलिए नहीं दिला पाई है क्योंकि क्या सारी महिलाएं सांसद, सारी महिलाएं विधायक एकजुट हैं? जी नहीं। मैं इस पार्टी की नेता हूं, मैं उस पार्टी की नेता हूं, मैं इस पार्टी से चुनकर आई हूं, मैं उस पार्टी से चुनकर आई हूं। आप जब तक ये करती रहेंगी तो महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को सुरक्षा और महिलाओं को 33%, मैं कहती हूँ 33% क्यों देंगे आप हमें? आप हमें इक्वालिटी का अधिकार दीजिए। नहीं चाहिए मुझे किसी का स्पेशल कैटेगरी में जाना, मुझे चाहिए आप मुझे बराबरी का दर्जा दीजिए। मैं कुछ गलत करूं, मुझे अपने बराबर सजा दीजिए। मैं कुछ अच्छा करूं, अपने जैसा सम्मान दीजिए। तो आप हमें ऐसे ले आइए ना, आप हमें ऐसे करिए मत कि लीजिए मैं यहाँ आपको यहाँ लाऊंगा, फिर आपको यहाँ लाऊंगा, ये सब नहीं। आप कहिए ये देखिए, ये दोनों हाथ ये जुड़ गए हैं और अब हम ऐसे करके चलेंगे। तो ये महिलाओं के लिए कब सोच लेकर आएंगे आप? ये इसके लिए आप और हम कह रहे हैं कि महिलाओं को जागरूक करिए, आप और हम कह रहे हैं पुरुषों को जागरूक करिए, और आप और हम जागरूक कर भी रहे हैं। लेकिन सरकार कब जागरूक होंगी? वो कब हमें लेकर आएंगे उस प्लेटफॉर्म पर? और वो जो हमारी बहनें सारी संसद में बैठी हुई हैं, वो कब एकजुट होकर कहेंगी कि हम ही 10-20 रह जाएंगे क्या सारी जिंदगी? कुछ और बहनों को लाने का प्रयास भी तो करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर तो राजनीति में आपको पता ही है, राज करने की नीति लड़ा कर बैठ जाते हैं हर कोई कुर्सी पर। तो थोड़ा बदलाव बहनों को भी लेकर आना होगा, खासकर जो सांसद और विधायक और ये सब चुनकर जाती है। देखिए शबनम जी, आपने कहा कि राजनीति में जो लेडीज़ को एक तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, और फिर लेडीज़ का अपना भी ख्याल होता है कि मैं तो इस पार्टी से हूँ, नहीं मैं इस पार्टी से हूँ, हम नहीं जुड़ेंगे। तो आप एक आइडियलिस्टिक राह देख रही हैं कि किसी
तरह से इनकी यूनिटी हो जाए। मैं थोड़ा सा ह्यूमन नेचर को सामने रखते हुए और जो पॉलिटिक्स की डायनामिक्स उनको सामने रखते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि पॉलिटिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं होता। मैं तो सच्ची बात यह कि यूनिटी के ख्वाब भी नहीं देखता। वो कहते हैं ना जी कि सारे हिंदू यूनिटी हो जाए, सारे मुस्लिम्स की यूनिटी हो जाए, सारी औरतें एक साथ इकट्ठी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फ्रैंकली ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि ये तो सब कुछ ऐसे ही चलेगा। बार बार आप बात कर रही हैं कि ये जो जेंडर इक्वालिटी की बात है, ये जब तक सरकारें, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें, चाहे वो राज्यों की सरकारें हो, जब तक ये उनको अपलिफ्ट नहीं करती तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं तो अच्छा समझता हूँ कि जो हमारी लेडीज़ पॉलिटिशियंस हैं वो हर पार्टी में, उनको हर पार्टी में ही होना चाहिए। अगर वो किसी एक पार्टी में होंगी तो फिर तो वो एक ही तरह का राग बजेगा वहाँ पे, उनकी रिप्रेजेंटेशन तो हर जगह पे होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये अवेयरनेस क्या है, अगर नहीं है तो कैसे आएगी और कब आएगी? आप ताहिर सर, आपने कोएड स्कूल, पहले लड़कियां लड़कियों के स्कूल जाती थी और लड़के लड़कों के स्कूल जाते थे। आज आप और हम कहाँ कॉन्वेंट स्कूल जाते हैं, जहां हमारी छोटी स्कर्ट होती है। मैं अपने भारत की बात कर रही हूँ। और बॉयज और गर्ल्स सब एक साथ पढ़ते हैं और एक ही बेंच पर एक लड़की एक लड़का बैठा होता है। क्या जब हम अपनी इच्छा शक्ति इधर लेकर आए तो हमारे कोएड स्कूल खुले कि नहीं खुले? क्या? और अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं तो सांसद किस तरह से रहा करते थे, उनका पहनावा क्या होता था, नेता को किस रूप में आंका जाता था कि देखिए कुर्ता पजामा पहना होगा, टोपी लगा रखी होगी और एक वो जैकेट होगी तो वो नेता होंगे। हर एक का एक पहनावे का भी बहुत वो था। लेकिन आज हमारे नेता देखिए कितने स्मार्ट रहते हैं। फीमेल लीडर्स जो है उनको भी देखिए वो एक से एक साड़ियां बांधती हैं, सूट पहनती हैं और जीन्स भी पहनती हैं हमारी लीडर। मैं देखती हूँ उनको। तो मैं कह रही हूँ कि जब हम ये बदल सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं बदल सकते? ये इच्छा शक्ति मजबूत करने की बात है ताहिर सर, कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है। अगर आपकी इच्छा शक्ति कुछ करने की हो तो 35 से और 370 भी हटता है कि नहीं हटता है। जब आप इच्छा शक्ति मजबूत कर लेते हैं, खासकर मैं लीडर्स के लिए कह रही हूँ, और मैं भी जब किसी को न्याय दिलाने जाती हूँ तो मजबूती के साथ खड़ी हो जाती हूँ कि नहीं ये सही है तो मुझे इसको न्याय दिलाना ही है। जब आप मजबूती के साथ किसी चीज को सोच लेते हैं और करते हैं तो बदलाव आता है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा देश एकदम बिल्कुल संत महात्मा बन जाए और सारे लोग एकदम राजनीति छोड़कर अच्छे प्रेम प्यार वाले, जैसे आपने कहा कि जो ह्यूमन नेचर है उस पर भी ध्यान रखना है। लेकिन क्या हम बिल्कुल ह्यूमन नेचर में रहकर भी से काम कर सकते हैं? लेकिन आज क्या आप और हम ह्यूमन भी हैं? क्या आप और हम दूसरे को ह्यूमन की तरह भी देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। सिर्फ सत्ता का लालच, सिर्फ पैसे का लालच, सिर्फ महिलाओं का शोषण कैसे किया जाए इस चीज की, पुरुष का अगर मैं सोचती हूँ, देखती हूँ जिस तरीके से दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि महिला है तो इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वो कमजोर है तो इसको तो कैसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें तो आपको हमें भी निकालनी पड़ेंगी ना। ये तो ह्यूमन, बहुत ज्यादा ह्यूमन ना भी हो तो थोड़े ह्यूमन भी हो जाएंगे तो शायद मेरे ख्याल से बदलाव आएगा। पर ये बदलाव आएगा जब आप जैसे लोग हमारा साथ देंगे और हमारी आवाज को बुलंद करके दूर दूर तक पहुंचाएंगे। हम लड़ रहे हैं लेकिन हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मैं आपसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये सारी दुनिया पुरुष राज है जी। 1976 से अमेरिका आज़ाद हुआ जी, जो अपने आप को बहुत एडवांस समझता है आज भी जी। आज तक कोई महिला वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बन सकी। 1922 तक वहाँ पर वोटिंग राइट नहीं था। राइट। द सेम इन इंग्लैंड, सेम इन यूरोप एंड अदर कंट्रीज। ठीक है। सो आज भी चाहे वो वेस्टर्न कंट्री हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, आज भी दुनिया में जी जो महिला का दर्जा है वो काफ़ी नीचे रखा गया है बाय द पुरुष। जो मैन जी वो उसने उसको नीचे रखा हुआ है। जब वेस्टर्न कंट्री जैसे कंट्रियों में जी हैं जी जो महिला है वो ऊपर नहीं उठ सकी। राइट। आप कनाडा का राय देखिए, एक औरत बनी शबनम जी प्राइम मिनिस्टर
और 3.5 महीने के बाद उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। कैम्बल था उसका नाम। हाँ, वो तो एक एक्सीडेंटल जो भी वो था। था पॉलिटिक्स। डॉक्टर साहब, मैं इसके जवाब की तरफ आता हूँ। देखिए, बात ये है कि यहाँ पर भी मर्दों की अजारादारी है, हाँ, मर्दों का राज है, यही मैं कहना लेकिन चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, हमेशा चीज़ें रिलेटिविटी के साथ होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही तरह से वो ब्रश को फेर देंगे। यहाँ पर औरतें, ठीक है, पॉलिटिक्स में उतनी ओवरवेलमिंगली नहीं है, पहले तो बिल्कुल नहीं होती थी। आज के दिन हमारी कनाडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तो 12 औरत आ गई ना। चलिए, मैं उस पर भी ज़्यादा जोर नहीं था। मैं सड़क और मोहल्ले की डॉक्टर साहब बात करता हूँ। सड़क और मोहल्ले पे मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरी नेबर की बच्ची जब वो कनाडा में, अमेरिका में निकलती है तो 100% प्रोटेक्शन कहीं नहीं होती दुनिया में, लेकिन हमें ये पता होता है कि 95% वो आराम से, जिस तरह का चाहे उसने लिबास पहना हो, वो धड़ल्ले से अकेली चलती हुई जा सकती है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा रेप केसेस बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, फिर वही आप बात पिछले करें। 10 साल में आप वेस्टर्न वर्ल्ड में। डॉक्टर साहब, वो बात आप में भारत के साथ कंपेयर करके बताइए मुझे। नहीं, नहीं, डॉक्टर साहब, बात हो रही है भारत की। भारत में तो कोई तो ताल्लुक डॉक्टर ही साहब, नहीं है। फिर खत्म होगी ना। भारत में तो डॉक्टर साहब, जब हमें ऑब्जेक्टिव होना है। अगर हम इस तरह का कहेंगे ना कि जो यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, वो भी वैसा ही हो रहा है, खैर है, नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। बात यह है कि जो एक यहाँ शबनम जी जिस तरह का काम भारत में कर रही हैं, अपनी हिम्मत से कर रही हैं, अपनी मेहनत से कर रही हैं, अपनी लगन से कर रही हैं, यहाँ पर जब वो होंगी तो इनको वो दिक्कतें नहीं होंगी जो इनको भारत में है। अगर वो अपने कम्युनिटी में यहाँ पर भी आके काम करेंगे तो यहाँ पर भी मुल्लों का आप डॉक्टर साहब, वो बात फिर भी नहीं है। मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ, वो बात फिर भी नहीं है। आप क्या समझते हैं यहाँ मुल्ला रोल नहीं प्ले करे? इतना नहीं है जो भारत में या पाकिस्तान में या वहाँ हो सकता है। ये बात तो सही है कि हिंदुस्तान में, डॉक्टर साहब, हमें ऑब्जेक्टिव होना है। नहीं, हिंदुस्तान में अगर एक इंदिरा गांधी आई लीडर, उसने लेडीज के बारे में नहीं सोचा तो आदमी तो पहले ही नहीं सोचता था। और आज का आदमी जो है, आपने आरएसएस की बात की कि बहुत बढ़िया संगठन है। आरएसएस में लड़की एंटर नहीं कर सकती। मेरे ख्याल शबनम जी, आप बताइए ये क्या है सिचुएशन आरएसएस में। मैं डॉक्टर साहब से मुकम्मल एग्री नहीं करता इस बात। आप बताइए। नहीं, अभी तक एंट्री नहीं थी, ये तो सच है कि अभी तक एंट्री नहीं थी। लेकिन अगर कोई अपनी चीजों को सुधारता है, जैसे आपने अवेयर किया कि देखिए आपके यहाँ तो महिला को रेस्पेक्ट ही नहीं देते, देखिए आपके यहाँ तो महिला की एंट्री नहीं है, और अगर वो उसको सुधार लेते हैं अपनी चीजों को, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर हमें उनकी सराहना करनी चाहिए कि चलिए आपने एंट्री तो दी। क्योंकि मैं खुद इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण हूं कि मैंने देखा है आप वहां पर महिलाओं को बुलाते हैं, मीटिंग्स में बात करते हैं, और बल्कि मुस्लिम महिलाओं को भी देखती हूँ मैं। अब मुस्लिम महिलाओं को भी आरएसएस के साथ काम करते हुए भी देखती हूँ। बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हैं। और ताहिर सर, मुस्लिम महिलाएं भी वो वाली मुस्लिम महिलाएं जो बिल्कुल जिनको एबीसीडी भी नहीं आती, वो भी कहीं ना कहीं अब जाकर मीटिंग में बैठती हैं। मैं इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, इसमें मुझे कोई कहने में हिचक झिझक नहीं है। लेकिन फिर भी कि अभी पुरुषों को बहुत ज्यादा खुद में बदलाव लाना पड़ेगा महिला के लिए। क्योंकि महिला को आप जब तक ये रसगुल्ला, ये पकोड़ा है, इसको तो जब मर्जी चबा लीजिए और खाइए, और फिर आपसे कोई पूछने वाला भी नहीं। आपने जो ये वाला हमारा रूप बना दिया है ना सब लोगों ने मिलकर, पुरुष प्रधान देश के लिए कौन मना करता है? आप पुरुष प्रधान रहिए, मैंने आपको कब रोका है? बताइए, आप किस महिला ने रोका है? लेकिन कम से कम अपने दिमाग से तो सोचिए कि मेरी बहन जो, जैसे मैं उसको देखता हूँ कि मेरी बहन जा रही है तो रेस्पेक्ट से जानी चाहिए, उस रोड पर भी रेस्पेक्ट से चलनी चाहिए, तो मुझे दूसरों की बहनों के लिए भी उस तरीके की सोच लानी पड़ेगी। लेकिन ये सोच लाने के लिए आपको, हमें समुद्र मंथन है ना ताहिर सर, डॉक्टर साहब, समुद्र मंथन की तरह काम करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है कि यहाँ पर हम उठे और हमने कहा और सब लोग हमारी बात मान गए और यहाँ पर हम चल पड़े बस कि चलिए हमने तो दरिया बहा दिया, अब सारा काम निपट जाएगा। नहीं, आपके हमारे जैसे लोगों को सड़क पर उतर कर इन चीजों का विरोध करने वाली चीज का विरोध और सही कहने वाली चीजों को सही कहना पड़ेगा। और अपना जो मेजोरिटी है हमारी, कहने वालों की मेजोरिटी, हालांकि अच्छे लोग ज्यादा हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं।
ये जो चुप है ना ताहिर सर, ये भी बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है कि चुप रह। 73 साल में शबनम जी, अगर 73 इयर्स में कोई चेंज इतनी बड़ी नहीं आई। हाँ जी, और लेडीज़ का मुझे पता है, मैं मतलब पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी, मेरी मदर इन लॉ मिनिस्टर रहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ 12 साल MP रहीं, 15 साल मिनिस्टर रहीं। जी, माय ब्रदर इन लॉ रहा, मेरा फादर इन लॉ रहे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर 75 इयर्स में जी कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि लड़की को वहाँ पर हर तरीके से ये सोचा जाता है कि किस तरीके से इसको किसी न किसी तरह अपने मैं बेडरूम में ले जाऊँ। हर पॉलिटिशियन और हर कॉरपोरेट सेक्टर में यही काम चल रहा है, वो यहाँ भी चलता है, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कितना टाइम लगता है कि अगर चेंज आनी हो तो कितना टाइम लगेगा हिंदुस्तान में? नहीं, ये चेंज लाना है तो ये फिर महिलाएं खुद ही ला सकती हैं। इसके लिए आप किसी और को सोचें कि वो पुरुषी दिमाग ले आए अपना। पुरुष का एक, मेरे पास अभी वो फोटो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि पुरुष का दिमाग दिखा रखा था और उसमें किस तरह से औरत का सेटअप बिठा रखा था। तो पुरुषों को इतना जल्दी आप नहीं बदल पाएंगे, और ऐसे करोड़ों वर्ष आज की बात भी नहीं है ये। आप और हम बरसों से देखते आ रहे, महिला के शोषण की बात कोई आज की बात आप और हम नहीं कर रहे, ये बरसों पुरानी बात है। अगर हम ये बदलाव चाहते हैं कि हमें कोई ना छुए, हमें कोई ना देखे, हमें कोई टॉर्चर ना करे, फिर तो हमें खुद बदलना पड़ेगा। फिर मुझे अपने दिमाग को भी मजबूत करना पड़ेगा। शरीर तो जितना मजबूत है हम लड़ सकते हैं, लड़ ही पाएंगे, लेकिन हमें शॉर्टकट्स में भी नहीं जाना होगा। निजी फायदे के लिए कोई मेरा फायदा उठा ले, इसमें भी नहीं जाना होगा। महिलाओं को कई सारी चीजों को सोचना पड़ेगा और उस पर खुद अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब ये रुक सकता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं इस तरीके की भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए मुझे निजी फायदा आ जाएगा। बहुत सारी महिलाएं कि अरे मेरे तो घर में बच्चा रो रहा है तो मैं क्या करूं, फिर इस तरीके की चीजें उनके साथ घट जाती हैं। कई इस तरीके की हैं, थोड़ा अपना मौज मस्ती के लिए भी इन चीजों में चली जाती हैं। एक बहुत बड़ा तबका महिलाओं का लेकिन इस तरीके के लोगों के शोषण का शिकार होता है, जो अभी आप बात कह रहे हैं कि ऑफिस में बॉस है तो वो भी इस्तेमाल करना चाहता है। पॉलिटिशियन के पास महिलाएं जाती हैं, चाहे वो अपनी मोहर लगवाने, ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपने पीछे देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के एक लीडर सिर्फ राशन कार्ड पे मोहर लगाने के लिए भी किस तरह से महिलाओं का शोषण कर रहे थे। तो यहाँ तो शोषण करने वाले बैठे हैं दांत गड़ाकर। आप कैसे दिखाई दें और आपके ऊपर दांत गड़ाए जाए और आपको बेडरूम, जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बेडरूम की तरफ लेकर जाया जाए, बेडरूम का दरवाजा खुलने से पहले मैं उसे कैसे अपोज कर सकती हूँ, ये महिलाओं को सोचना पड़ेगा। ये आइडियलिज्म नहीं है। नहीं, ये आइडियलिज्म नहीं है। ये जो बात कर रही हैं ये तो बहुत ज्यादा आइडियलिज्म। नहीं डॉक्टर साहब, ये आइडियलिज्म नहीं है। मैं कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में देखता हूँ, आपके सामने है कि एक आर्मी का जनरल जो है कनाडा में, उस पे इंक्वायरी शुरू हुई है कि जब वो स्टूडेंट था, ठीक है, जब वो स्टूडेंट था 30 इयर्स बैक, यानी स्टूडेंट का जमाना तो बोलपन का कोट एंड कोट जमाना होता है ना, ठीक है। हो सकता है वो म्यूचुअल कंसेंसस में उनकी दोस्ती हुई हो, लेकिन उस औरत ने आज यानी 30 इयर्स प्लस के बाद उस पर लगा दिया इल्जाम, इंक्वायरी खुल गई है, पूरा मीडिया चीख रहा है। तो डॉक्टर साहब जिस आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, उस आइडियलिज्म में तो हम रह रहे हैं कनाडा में। नहीं, देखिए, आप हमें कनाडा के एग्जांपल इसलिए नहीं देनी, मैं इसलिए आप कह रहा हूं कनाडा में पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेडीज को इक्वल राइट दिए अपनी कैबिनेट में, और कोशिश कर रहा है कि वो 50% MPs भी लेके आए। That's a very, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। That's just only one country in the world, डॉक्टर साहब मैं आपसे एग्री नहीं करता। नहीं, मैं very small country। न्यूजीलैंड बहुत आगे है हमसे, अभी कनाडा से भी। इंग्लैंड की जो रवायत है वो बहुत बेहतर है, ऐसी बात नहीं है। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप मेरे से ज़्यादा अरसे से कनाडा में रह रहे हैं, मैं तो सिर्फ 22 साल से हूँ। मैंने तो क्रिश्चियन के ज़माने में भी देखा कि जिस तरह शीला कॉप्स अपनी डंके की चोट पे बात करती थी और अपने काम करवाती थी, और डंके की चोट पे जो भी कल्परेट्स होते थे उनको कोर्ट में लेके जाती थी। रानी झांसी एक होती है जो पैदा ऐसे शीला कॉप्स। अच्छा, मैं आपको डॉक्टर साहब झूठी सागरों की बात करता हूँ, मैं एक झांसी की रानी की बात नहीं
नहीं कर रहा, मैं जूडी सागरो की बात करता हूँ। मैं आपको 6 नाम अभी गिनवा दूंगा। जूडी सागरो को किस तरीके से बाहर निकाला गया, नहीं, ये भी आप डॉक्टर, जानते वो एक हो। लंबी बहस है, वो कनाडा की पॉलिटिक्स की बहस है, लेकिन ना करें। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आइडियलिज्म की बात शबनम कर रही है वो ऑलरेडी है। परफेक्ट नहीं होता 100% कुछ, अनफॉर्चुनेटली। पर आपने तो सिर्फ कनाडा, न्यूजीलैंड 202 कंट्रियां वर्ल्ड में, ये 2 कंट्रियों को मैं लेकर यूरोपियन यूनियन के डॉक्टर साहब बहुत सारे कंट्रीज की मिसालें आपको दे सकता हूँ। यूरोपियन यूनियन के कम से कम मैं 47 कंट्रीज की मिसालें आपको दे सकता हूँ, फिनलैंड से लेके स्वीडन तक। खैर वो सब बातें ज़रा और तरफ ले जाएंगी। देखिए शबनम जी, बात ये है कि आप जो कह रही हैं कि ये औरतों की अपनी मेहनत होगी, अपनी कोशिश होगी जिससे उनका मुकाम बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं आती बात नहीं बनेगी। मैं आपसे एग्री हूँ। डॉक्टर साहब ने आपको ज़्यादा इन सवालों में रखा कि जो भारत में मुस्लिम समाज की औरतें हैं उनके लिए दिक्कत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे ये सवाल उठा रहा हूँ, जो भारत में, चूँकि आप तो मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ काम करती हैं, भारत में जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के वो औरत मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है या किसी भी उसका धर्म या आइडियोलॉजी से तल्लुक़ है, जो भारत में औरत इन जनरल है उसकी स्ट्रगल भी वही है जो मुस्लिम समाज की औरत की है, या थोड़ी बेहतर है, और कितनी बेहतर है और कैसे आइडियल हो सकती है? जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है उनको उनका परिवार भी सपोर्ट करता है, बाहर कहीं जाती हैं उनको थोड़ा पढ़ी लिखी भी है, इतनी भी समझ है कि जब हम बाहर जा रहे हैं किस तरह से हमें बात करनी है, किस तरह से हमें सुरक्षित रहने के लिए भी अपनी बहुत सारी चीजें, अवेयरनेस, क्योंकि मुस्लिम बहनों के पास इतने संसाधन नहीं है। मोबाइल भी आज देख रहे हैं आप और हम थोड़ा बहुत यूज करते हुए, थोड़ा टाइम पहले की अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो शायद उनको उसी 4 दीवारी के दायरे में सिर्फ बर्तन मांजना, कपड़े धोना, बच्चे पालना, पैदा करना, ससुर भी शोषण कर रहा है, जेठ भी शोषण कर रहा है। तो ये इसमें कोई झूठ बात नहीं है कि कुछ टाइम पहले तक भी, अभी कुछ टाइम पहले तक भी और आज भी वो इन्हीं चीजों से दो चार हो रही हैं, इन्हीं चीजों में फंसी हुई हैं। पर हिंदू कम्युनिटी में एक चीज अच्छी है कि बहनें अपने आप को थोड़ा जागरूक रखती हैं, उनमें जागरूकता ज्यादा है, और वो बाहर जाकर जो काम करती हैं या जो आपका जो कम्युनिटी का, हिंदू कम्युनिटी का जो सर्कल है वो भी उन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। यहाँ तो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। यहाँ आप सिर्फ अकेले हैं, सिंगल, आपको जो भी लड़ाई लड़नी है आप सिंगल हैंडेड लड़नी पड़ेगी आपको। आप अगर घर से निकल रही हैं तो गाली खाने के लिए भी तैयार रहिए, गोली खाने के लिए भी तैयार रहिए, और पूरा समाज आपको क्या क्या कहेगा इसके लिए भी तैयार रहिए। हालांकि हिंदू बहनों पर भी इस तरीके की चीजें हैं, पर वहां पर बहुत कम है। वहां अगर आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाने वाले बहुत लोग हैं। यहाँ अगर आप बाहर निकलकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो फिर सिर्फ आपका शोषण करने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे, और लानत मलानत करने वाले ज्यादा मिलेंगे। आपको प्रोत्साहित करने वाले, आपको अप्रिशिएट करने वाले, आपको ये कहने वाले कि शाबाश आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं, यही मुस्लिम समुदाय फिल्म में देखकर तो बड़ा खुश होता है कि अरे उस हीरोइन ने बड़ा अच्छा काम कर दिया, रियल लाइफ की हीरोइन। लेकिन जब रियल लाइफ की हीरोइन इनको मिलती हैं कि ये अच्छा काम कर रही हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रही हैं, हमारे अपने समाज के, ये इससे भी खुश नहीं होते कि ये खुद मुस्लिम समाज के लिए अच्छा काम कर रही हैं, हमें देश की मुख्यधारा से जोड़ना चाह रही हैं, हमारे को आर्थिक रूप से संपन्न करना चाह रही है, ये उनको देखकर भी खुश नहीं होते हैं। तो अभी तो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बड़े बदलाव की बहुत जरूरत है, और मुझे लगता है कि अभी तो आपको हमें बहुत काम करने की जरूरत है। मुस्लिम कम्युनिटी को आप इतनी जल्दी नहीं बदल पाएंगे। एक तो अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला के इस्लाम में फंस गए। अल्लाह का इस्लाम पढ़ते ही नहीं है, मुल्ला का इस्लाम पढ़ते हैं और फिर उसी को फॉलो करते हैं। प्रोफेट मोहम्मद जो सिखा कर गए उस पर बात नहीं करते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। बस जो किसी भी मौलाना ने खड़े होके कह दिया इसको वोट कर दीजिए, उसको वोट कर देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि वो हमारी वोट बेचने का काम करते हैं। तो ये बहुत सारा मुसलमानों के साथ तो अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जो बड़े पेचीदा हैं ताहिर सर। उसके लिए तो अभी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं आशावादी हूँ। मैं देख रही हूँ कि अभी हमने जितना काम किया है, ये 15-20 साल में मैं देख रही हूँ कि काफी बदलाव आया है।
मुस्लिम बहनों में भी थोड़ी ताकत आई है और पुरुषों में भी बदलाव आ रहा है। ये आप और हम महिलाओं को बदलिए, महिलाएं तो करना ही है, लेकिन मुस्लिम पुरुष को भी बदलना बेहद जरूरी है, उनको भी अवेयर करना जरूरी है, उनको भी बताना जरूरी है कि बहन बेटी के लिए किस तरीके का आपको स्वभाव रखना चाहिए। हमारे इस्लाम धर्म में, एक्चुअली इस्लाम धर्म जो कहता है ना, वो जमीन पर नहीं देखती हूँ ताहिर सर मैं, डॉक्टर साहब, वो उसका तो बिल्कुल अलग ही रूप मुझे दिखाई देता है कि क्या ये मौलाना ने हमें क्या सिखा दिया है। आज सारी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है और कोई भी उसको कुछ कह रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये भी हमें एक बार बैठकर सोचना पड़ेगा कि हमारी खामियां कहाँ कहाँ हैं। हमने बहन बेटियों का तो शोषण करा ही, लेकिन क्या पुरुष आप क्या मुसलमान पुरुषों को ये सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़े कुछ तुर्रम खां तोप बन गए हैं? वो भी तुर्रम खां तोप नहीं बन पे आए, वो भी उसी दायरे में बस उसी कुएं के मेंढक बने घूम रहे हैं, और आज आप और हम उनका हाल देख ही रहे हैं कि किस तरीके का है। बहुत सारे में क्वेश्चन भी डॉक्टर साहब आ रहे हैं, सुपर चैट में हम बातचीत कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आप भी लेंगे, शबनम भी लेंगी। और एक क्वेश्चन जो ख़ास तौर पर भेजा वो अजय शारदा जी का है, आप ही के लास्ट नेम के हम, वो व्हाट अबाउट ट्रांसजेंडर्स, जो भारत में इस पे भी काफ़ी डिबेट होती है, मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में देखता हूँ, तो इनके राइट्स जो हैं उसके मामले में शबनम कैसा काम हो रहा है भारत में? नहीं, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी मैंने भी बहुत काम किया है, उनके लिए भी काफी लड़ाई भी लड़ी। हमारे यहाँ क्या है कि ट्रांसजेंडर देख के एक नफरत सी शक्ल बना लेते हैं कि ओहो ये तो ट्रांसजेंडर है, भगाइए भगाइए, दूर करिए इसको। ये सभी जगह है, लेकिन जैसा मैं अपने भारत में देखती हूँ वहां की बात कर रही हूँ मैं, कि मैं कहती हूँ कि इंसान तो भगवान ने पैदा किया, तो इंसान को सिर्फ इंसान की तरह देखिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर जिनकी हम बात कर रहे हैं। पर ट्रांसजेंडर के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो भी मैं देखती हूँ कि सरकार तो काफी कुछ कर रही है, हमारी सरकार ने इनके लिए किया है, पर ट्रांसजेंडर ने तो अपना वो छोड़ा ही नहीं। आपको भी तो मुख्यधारा से जुड़ने के लिए आगे 4 कदम बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए, आपके हमारे जैसे लोग उनको मुख्यधारा में लाना चाहते हैं, सरकार भी काफी कुछ उनके लिए कर रही है, लेकिन ट्रांसजेंडर वहीं कहीं ना कहीं अटके हैं कि हम तो वो जो बच्चा होगा तब गाना गाने जाएंगे, या इनका भी एक, मैं देखती हूँ काफी बड़े लेवल पे इनका भी एक रैकेट रहता है। अब आप उसको किसी भी तरह से देख सकते हैं कि मतलब वर्चस्व वाला रैकेट बना के रखते हैं ये ट्रांसजेंडर्स भी। और मैं चाहती हूँ कि अब क्योंकि हमने उनको इतनी लड़ाई लड़के जब देश में मुख्यधारा से जुड़वाया है, तो कम से कम नौकरियों के लिए जाएं। और बहुत सारे ट्रांसजेंडर को देखते भी होंगे, काफी जॉब में आए भी हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप डर के बैठे रहेंगे कि मुझे तो कोई हिजड़ा कह देगा, मुझे तो कोई हीन भावना से देखेगा, ये मत सोचिए। आप सोचिए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। हिंदुस्तान में शबनम जी, हिंदुस्तान अपने बोरिया बिस्तर में पैक हुए बैठे हैं, उस सुविधा को लेने जाना पड़ेगा आपको। मेरे लिए सुविधाएं सरकार ने निकाली, आपको लेने भी तो जाएंगे। जी डॉक्टर शबनम जी, हिंदुस्तान में 2 ऐसे सिटी हैं जहां पर ये मेयर बने, मतलब इन्होंने मुस्लिम बेटियों को 2 ऐसे जी, मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो वहीं की वहीं खत्म हो गई। डॉक्टर साहब, जो कोशिश करेगा उसको जरूर मिलेगी मंजिल, कोशिश तो करनी पड़ेगी। भी बड़ी अच्छी बात आपने की, आपने कहा जो कोशिश करेगा उसको मंजर जरूर मिलेगी। यहाँ पे हरीश पाटिल जी ने भी एक ऐसा ही क्वेश्चन भेजा है जो यहाँ पे भी डिबेट होता है। मैं डॉक्टर साहब से भी चाहूँगा वो भी इस पे अपनी कमेंट्री दें, आप भी अपनी कमेंट्री दें। क्वेश्चन है हरीश पाटिल जी का, वेदर अ मेल और फीमेल सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इस क्वेश्चन में मेरिट है नंबर 1, लेकिन जिस तरीके से जो हिंदुस्तान में लोअर कास्ट को उठाने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और जैसे बराक ओबामा ने यहाँ बनाया था कि अगर आप चाहते हो कि जो पुअर या ब्लैक या दूसरी कम्युनिटी हैं उनको ऊपर उठाने के लिए, तो आपको थोड़ी सी दिल बड़ा करना पड़ेगा उनको आगे लाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि औरत इस वक्त उस जंक्शन पर बैठी हुई है जहाँ पर उसको उठाने के लिए हमें थोड़ी सी अपनी कुर्बानी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि वो 20 हो
और आप 25 हो, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं औरत को उठाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। आल दो जी, ये बात ठीक है कि इंटेलिजेंस जो है वो काउंट होती है। मैं डॉक्टर साहब इंटेलिजेंस भी नहीं देखता। होता क्या है कि स्पेसिफिकेशन होती है। मिसाल के तौर पर मैं मर्द हूँ, मैं रेसलिंग तो नहीं कर सकता बिकॉज मेरे अंदर वो पैशन ही नहीं है, वो कमिटमेंट ही नहीं है, ट्रेनिंग ही नहीं है। अच्छा, मैं फ़र्ज़ कीजिए पुलिसमैन भी नहीं बन सकता, इसलिए कि मैंने कभी उस तरह का ट्रेन ही नहीं किया, अपने आप को सोचा ही नहीं है। मैं आर्मी का भी नहीं बन सकता, मैं एक पत्रकार ही रह सकता हूँ। ठीक है, अब ये कहना कि मेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि मैं आर्मी का भी बन जाऊं, अफसर बन जाऊं, तो मैं तो आर्मी को बर्बाद कर दूंगा। ठीक है ना, वो तो आप शबनम जी कैसे देखते हैं इस चीज को? आपकी क्षमता, आपकी ताकत, आपका टैलेंट, ये तो सबसे पहले देखना ही चाहिए। जो जैसा आप अभी बता रहे थे कि अगर मैं पत्रकार ही रह सकता हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकता हूँ, ये जब आप चूज कर रहे थे तब शायद आप आर्मी ऑफिसर भी बन सकते थे। तब हो सकता है आपकी उतना टैलेंट हो आपके अंदर, या डॉक्टर भी बन सकते थे, और कोई चीज भी चुन सकते थे। डॉक्टर ये है। लेकिन वो डॉक्टरी पढ़ के डॉक्टर ना बन सका, तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर वो नहीं था। पैशन, सीधी सी बात है। MBBS की हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आपका दिमाग किधर चलता है, बस आप क्या सोचते हैं, या क्या चाहते हैं, ये आपके अंदर होता है। लेकिन जब हम कहीं प्रेजेंट होते हैं, जब हम कहीं अपना बायोडाटा लेकर जाते हैं कि देखिए हम ये हैं, तो आपको फिर मेरिट देखनी चाहिए कि ये कौन है, क्या इस काबिल है कि नहीं, और डॉक्टर बन के कहीं गलत इंजेक्शन तो नहीं लगाता रहेगा, पत्रकार ही ठीक रहेगा। ये तो फिर सब कुछ देखना चाहिए। या पत्रकार बन के गलत टीके न लगा दे, जैसा हम लगा देते हैं कभी कभी। ताहिर सर, अगर निचले दर्जे के लोगों को, जैसा आप और हम दलित भाइयों के लिए बोलते हैं, जैसा आप और हम और गरीब तबका जिनको बोलते हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो फिर एक भी काबिल व्यक्ति पीछे ना रह जाए। काबिलियत को भी मत छोड़िए, उनके लिए अलग चीजें रखिए कि आपको भी मिलेगा, लेकिन आपकी वजह से कोई काबिल को पीछे नहीं छोड़ देंगे। क्योंकि वो जो काबिल व्यक्ति है फिर वो जीवन से निराश हो जाता है। ऐसा मैंने हजारों लोगों को मैं देखती हूँ, मिलते हैं मेरे से, तो बताते हैं अपना कि मैम मैं करना तो ये चाहता था लेकिन उसकी वजह से रह गया, तो आज मैं बहुत दुखी हूँ और मैं वो भी नहीं कर पाता हूँ जो करना चाह रहा था। मतलब जितनी मेरी ये छोटी मोटी क्षमता थी वो भी खत्म हो गई, दिमागी तौर पर कमजोर हो गया। तो आपको हमें ये भी देखना होगा कि कहीं हम किसी निचले व्यक्ति को ऊपर करने के लिए किसी एक व्यक्ति का हक तो नहीं मार ले रहे हैं। ये काबिलियत तो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर काबिलियत नहीं है और फिर आप उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आप दोनों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वो भी अपने जिस जॉब में जाएंगे वो भी वहां अपना 100% नहीं दे पाएंगे, और इनका जो 100% दे सकते थे इनका तो आपने सब कुछ छीन लिया। तो मुझे लगता है काबिलियत देखिए, और जो निचला तबका है उसको अपलिफ्ट करने के लिए स्कीम्स लेकर आइए, बनाइए उनको कुछ भी, कितना भी पढ़ाइए। लेकिन मेरे हक छीन कर अगर आप दूसरों को देते रहेंगे तो फिर ये वाले तबके को भी फायदा नहीं होगा। और आप और हम दलित भाइयों की बात करते हैं, तो जो दलित भाइयों के लिए बरसों पहले तो मुस्लिम को तो सच्चर कमेटी में दलितों से भी पिछड़ा बताया गया ताहिर सर, फिर उनको अपलिफ्ट करने के लिए कोई कुछ नहीं करता है। ये सारी बातें तो बिल्कुल आप ठीक कह रही है। काबिलियत मेरे नज़दीक या मेरिट मेरे नज़दीक एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और अपॉर्चुनिटीज़ इन सब के साथ मिला हुआ है। शायद हमें और भी कुछ क्वेश्चंस आए। डॉक्टर साहब, आप इस बातचीत को आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे? मैं सिर्फ बात यह है कि एक तो टाइम भी जो है वो भी हमारी जी वो मजबूरी है, 4 मिनट रह गए। हाँ, सिर्फ यही पूछना चाहूँगा मैं शबनम जी से कि आजकल आप जो काम कर रही हैं जी, वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जब आप काम कर रही हैं तो उसको कैसे जोड़ती हैं इकट्ठा, और कैसे उन लोगों में जाके आप अपना जी जो आइडियाज़ हैं उनको परपेचुएट करती हैं? देखिए, गरीब, हर कम्युनिटी का गरीब गरीब ही होता है। जब आप उसको बेनिफिट दिखाते हैं कि सरकार ने आपके लिए इतनी सारी चीजें जमीन पर लेकर आई है, सरकार इतनी सारी नीतियां हैं सरकार की,
तब वो समझते हैं कि हाँ हाँ सरकार हमारे लिए इतना कुछ लेकर आई, विधायक भी नहीं पहुंचा रहा है और एमपी भी नहीं पहुंचा पा रहा है जमीन पर, तो समझ आती है उनको, वो तो जुड़ जाते हैं। लेकिन ये जो जातिवाद हमारे दिमागों में जो घर कर गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि मुस्लिम आपको इस एंगल से देख रहा है कि आपने तो वो सच बोल दिया था कि 370 हट गई, बहुत अच्छा हो गया, आपने तो 35 वाला बोल दिया था। तो मुसलमानों को अभी बदलाव की तरफ लाने के लिए या एकजुट करने के लिए, देखिए मुसलमानों की एक प्रॉब्लम जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ कि मुस्लिम मेजोरिटी से तो सब कुछ चाहता है कि मेरे लिए आप सब कुछ करिए, मेरे साथ सारे त्योहार भी मेरे मनाइए, लेकिन मेरे साथ आप मेरा सारा जो संसाधन है मेरे लिए जुटाइए, क्योंकि मैं माइनॉरिटी में हूँ, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ, लेकिन खुद कुछ नहीं करना चाहता है। बस यहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बाकी लेकिन धीरे धीरे जैसे अवेयर करते जाएंगे, मैंने कहा मैं निराशावादी नहीं हूँ, जरूर भारत हमारा जिस तरीके का, देखिए अलग अलग तरीके के फूल हैं और भारत में वो गुलदस्ता है भारत, जहाँ अलग अलग तरीके के फूल और इतने ज्यादा भाषाएं, इतना ज्यादा सब लोगों के विचार अलग अलग, फिर भी हम लोग एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बदलाव आएगा। और ताहिर सर और डॉक्टर साहब आपके जैसे जब लोग इस तरह से अवेयर करेंगे, जो हमारी आवाज को भी एक बड़ा माध्यम बनाएंगे और सरकारों तक भी ये सब चीजें पहुंचेंगी। जातिवाद खत्म करना ताहिर सर कुछ मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। सब लोग मिलजुल कर रहेंगे तो हमारा भारत भी स्ट्रांग होगा और सारी चीजें भी मुझे लगता है ज्यादा अच्छी हो पाएंगी। जातिवाद की वजह से भी आप और हम कहीं ना कहीं ये जो आप देख रहे हैं ना भारत में, इन सब चीजों, जातिवाद की वजह से भी जूझ रहे हैं आज आप और हम। शायद अगर हम इन चीजों से ऊपर जाते, 70 साल बाद भी आप और हम किस बात पे लड़ रहे हैं? तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू दलित है, इन चीजों पर लड़ रहे हैं। शायद आज जब आप और हम बात कर रहे होते और आप कह रहे होते मुझे कि शबनम जी क्या भारत में आप लोग प्रेम प्यार से रहते हो, तो मैं यहाँ पर सीना चौड़ा करके कह रही होती जी ताहिर सर हम लोग ऐसे ही हैं। आज थोड़ा सा अगर दुख हो रहा है तो ये सुनकर कि हम फिर जातिवाद में फंसे और हमें कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपका शुरू से यही सवाल है कि जब आप समाज में निकलते हैं आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, बेइंतहा मशक्कत करनी पड़ती है, बेइंतहा लड़ाई लड़नी पड़ती है और प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। सोचिए जो लड़ने वाले लोग हैं, पत्रकारों की नहीं सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं, ह्यूमन राइट वालों की, तो सोचिए कि एक आम आदमी जब जाता है तो फिर उसके लिए तो थानों के दरवाजे भी कहीं ना कहीं बंद नजर आते हैं। बहुत ज्यादा समुद्र मंथन मैंने ऐसे नहीं कहा ताहिर सर, समुद्र मंथन इसीलिए कहा है कि विष पीना पड़ेगा किसी लीडर को और फिर वो मंथन करके एक नया भारत जिसकी आप और हम कल्पना करते हैं वो शायद हमें देखने को मिले। निराशावादी नहीं है, आशावादी है, लड़ते रहेंगे और इसी तरह से अपने भारत को एक दिन, जिस तरह से आज भी बुलंद है हमारे भारत का परचम, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज भी हमारे भारत के आगे हर कोई नतमस्तक होता है, हमारे प्रेम प्यार के आगे नतमस्तक होता है। छोटे कम लोग हैं जो इस तरीके की चीजें करते हैं, पर उनको भी सुधारना बेहद जरूरी है। इससे पहले कि डॉक्टर साहब कंक्लूड करें, मैं यहाँ पे हरीश पाटिल जी का एक क्वेश्चन है, मैं उसका बड़ा ही मुख्तसर जवाब दूंगा। वो पूछते हैं कि इन द गल्फ कंट्रीज वुमेन आर नॉट अलाउड टू इवन वर्क इन मॉल्स एंड अदर प्लेसेस। ठीक है हरीश जी, ऐसा वहाँ पे रहा, अभी भी है, लेकिन अब ये कुछ कम हो रहा है। फ़र्क ये होता है कि मैं भी मिडल ईस्ट अगरचे कई साल हो गए गया नहीं, लेकिन जब भी मैं जाता था और अब सुनता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वहाँ पे, मैंने तब अपनी आंखों से भी देखा था जो बिजनेसेस जहाँ पे उनको वेमेन चाहिए, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, दुबई वहाँ पे तो वो रशियन, पुर्तगीज़ और दुनिया भर की काम करी, लेकिन उनके अपने अंदर समाज के अंदर एक स्टिग्मा है कि जी हमने अपनी औरतों को काम करने नहीं देना। मैं यहाँ पे, मेरे अरब कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही रिच हैं और वहाँ से आए हुए, वो खुद उनकी औरतें बताती हैं कि हम वहाँ पे तो ये थोड़ा निकाब वाब लेते हैं, यहाँ पे वो कोई 200% वेस्टर्नर है। तो ये सारे का सारा सब्जेक्ट टू रिलेटिविटी है कि वो कहाँ पे क्या हो रहा है। आखिर में मैं अपनी तरफ से सिर्फ इतना ही छोटा सा भाषण दूंगा। जो मैंने शुरू में बात शुरू की वो ये थी कि भारत एक अजीम सिविलाइजेशन है, बेंचमार्क है, एक तरफ चाइना के साथ, एक तरफ है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। आज के समय में 2021 में अगर हम देखेंगे तो भारत इन दो बड़ी सिविलाइजेशन के साथ पैरेलल चल रहा। हमें गर्व है अपनी सिविलाइजेशन पे, लेकिन हमें सोचना भी होगा कि हमारे यहाँ सोशल इनसिक्योरिटीज़, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटीज़ और उसके साथ साथ सोशल इनजस्टिसेस और इवन
पॉलिटिकल इनजस्टिसेस इतने हैं जिनको अगर हम पाटेंगे नहीं तो हम अपने हमसाए चाइना और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यही मेरा मुख्तसर भाषण है। आखिर में डॉक्टर साहब आप ही पैगाम लीजिए शबनम जी से। बहुत ही बढ़िया आपने आज बात की जी, मज़ा आ गया, क्योंकि ये एक सच है इंडिया का जो आपने कहा। हाँ जी, और मैं कहता हूँ शबनम जी, आखिर में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपके सारे व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और कहना चाहती हूँ कि भारत में थोड़ी बहुत कमियां बेशक सही, लेकिन फिर भी भारत जैसा कोई कंट्री नहीं है। और अगर हम खामियां बताएंगे नहीं, अगर हम खामियां दूर करने के लिए काम नहीं करेंगे, तो मजा क्या आएगा? मजा तो तभी आता है कुछ कुछ थोड़ी कमियां भी नजर आती रहे, और जो हमारी अच्छाइयां सीना चौड़ा करके हम बताते भी रहे, देखिए हमारे देश में ये अच्छाइयां भी हैं, थोड़ी सी कमी है तो क्या हुआ, उसे भी दूर करेंगे। और जो मजा आता है, जैसे अभी आप और हम टॉक कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने इतने प्यार से जैसे ही मुस्कुराया तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि देखिए अच्छा शो हुआ, अच्छी बात हुई, और ये अच्छी बातें आप प्लीज दूर तक हमारी आवाज पहुंचाते रहिए, ये बेहद जरूरी है। क्योंकि जब आपके माध्यम से जाती है, एक हमारा बढ़ना और एक आपके माध्यम से जाना, ये 1000 गुना पावर के साथ जाता है सरकारों के कानों में। इसलिए प्लीज हमारी आवाज को भी पहुंचाते रहें। और आप जैसे सम्मानित लोगों के साथ आज मैं रही, ये मेरा बहुत सौभाग्य है। और मेरा भारत का झंडा तो हमेशा बुलंद था, बुलंद है और बुलंद रहेगा। खामियां भी दूर करते रहेंगे। शबनम जी, अगली बार आपके साथ ये जो आपने अभी एक बात कही थी कि समाज में जी जो इस वक्त पॉलिटिकल सेटअप है, अगर उनके अगेंस्ट कोई बात की जाए तो किस तरीके से लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं, अगली बार आपसे कुछ इस तरीके की बात करेंगे। जी, आज तो आपकी इंट्रोडक्शन थी, आपने कमाल कर दिया, आपके हम बहुत धन्यवादी हैं जी। और ताहिर साहब का मैं धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी और आपको लेके आए। विश यू ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू योर हार्ड वर्क एंड वी आर ऑलवेज देयर विद यू। थैंक यू सर, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही मेरे को आशीर्वाद देते रहे प्लीज। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आज का सुपर चैट डॉक्टर रणवीर शारदा, शबनम खान और मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।